तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है स्टैट्स के वो हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था, आई थिंक थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था स्लाइड से? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बताया था तो जो भी है, सो अब क्या है, हाँ तो तो बताए ये, थे। हाँ तो ये हमें पता है कि सैंपल होता है, सैंपल से हम पॉपुलेशन लेते हैं। तो ये ब्रीफली मैं बता दें, सैंपल से पॉपुलेशन हम चूज करते हैं। पॉपुलेशन की जो डिस्क्राइब करता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। वैल्यूज जो डिस्क्राइब करती हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उन चीजों को जो, वो वैल्यूज जो सैंपल को आपको डिस्क्राइब करती हैं, है ना। तो अब यूजली इन साइकोलॉजी वी यूज सैंपल्स। तो पॉपुलेशन से हम एक सैंपल लेते हैं और सैंपल से जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के लिए। ये सब हम बात कर चुके हैं। एंड जो डेटा, किसी भी रिसर्च को करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, जो भी हमने, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है, सही है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है नहीं है, जो रिसर्च में हमारे क्या आता है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वी यूज स्टैटिस्टिक किसके लिए? टेस्ट आवर हाइपोथेसिस। हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट होता है। एंड जहाँ पे हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, नल हाइपोथेसिस और आपका ऑल्टरनेटिव। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दो तरह की होती हैं। तो क्या सैंपल पे जो हम लगा रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हमारी है वो प्रूव होती है या नहीं प्रूव होती, रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है, उसके बेस पे हम अपने रिजल्ट को क्या कहते हैं, एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एंड जो क्या कहते हैं, जो सैंपल है, सैंपल पे जो हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, भाई सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, उसके लिए पैरामीटर होता है। तो अब उस स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कि आपने एक पॉपुलेशन से एक सैंपल छोटा सा लिया, इस सैंपल पे आपने रिसर्च किया, एंड रिसर्च करने के बाद में आपने इस पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फर किया, जो रिजल्ट आए ये आपने इन्फ्लुएंसेस निकाले कि अगर सैंपल पे ये रिजल्ट आ रहा है तो यही पॉपुलेशन के लिए भी क्या कहते हैं, सिमिलर कंडीशंस होंगी। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसेस लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमारे पास कोई डेटा आता है तो उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एंड उस डेटा को, मान लिया आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों का के मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करोगे? अब उन मार्क्स में आपको देखना है किसके कितने आए, तो अब उनकी टेबल बना सकते हो आप कि भाई 50 मार्क्स कितने हैं, किसके आए हैं, 100 किसके आए हैं, 80 किसके आए हैं, कितने लोगों का है, मतलब 50 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 लोगों का है या 8 लोगों का है या 2 लोगों का है, 80 कितने लोगों के आए हैं, ये सारी चीजें। तो आप आपने टेबल बना ली, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, डेटा को। तो दैट इज ऑर्गेनाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई इस क्लास की परफॉर्मेंस दूसरी क्लास से कैसी है या एक सेक्शन की दूसरी से कैसे है, तो आपने क्या किया, दोनों का मीन निकाल लिया। एक का मीन 60 आया, एक का 50 आया। तो अब हम ये कह सकते हैं ये क्लास ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है क्योंकि इसका ज्यादा। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी के इस क्लास में किसी के 40 हो, किसी के 80 हो, जिसको मिला के एवरेज 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये क्लास दूसरी क्लास से बेटर है। दीज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये आपको सिर्फ डिस्क्राइब करें, मीन है, मीडियन है, मोड है, ये जो सारे चीजें हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये आपके जो डेटा है उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? क्योंकि ये उसको डिस्क्राइब कर रही। अब जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ये सारी सब चीजें क्या है, ये आपके इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। ये क्या है? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो हमने अभी किया, क्योंकि हमने निकाला कि हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी करने के लिए पहले हमें
मीन, मीडियन, मोड ही निकालने पड़ते हैं। अगर आपने कभी किया है तो आपने देखा होगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ओनली दे आर डिस्क्राइबिंग। सपोज आपने 100 लोगों का 100 पीपल यू हैव टेकन योर सैंपल, तो आपने बना दिया, ये ऐसे ऐसे बना दिया। आपको रिप्रेजेंट करना है, आपने अगर थीसिस वगैरह किसी की देखी होगी तो आपने क्या किया, ये सैंपल है हमारा कितने 100 लोगों का, इस 100 में से ये 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया आपने। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल। इसी तरह से बार्स बना सकते हो आपकी, कि इतने लोगों का कितना स्कोर आया, किसका कितना स्कोर आया, ये आप बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, जो आपके डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? अब मैं धीरे 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 करके स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा रहा हूँ नेक्स्ट यूनिट में जो भी है। देन आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो एक टेबल में समझ लेते हैं हम, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। क्या है ये? ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, जो मैंने बताया आपको, समराइज करते हैं, सिंप्लीफाई कर देता है, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट कर देता है, मतलब जो आप विजुअली देख सकते हैं। इन्फ्रेंशियल जनरलाइज फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन, कि सैंपल पे कोई टेस्ट किया, रिजल्ट आया और उसको हमने जनरलाइज किया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट करने में यूज होता है। रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी। यस सर। सर डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसपे हम इफेक्ट देख रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी फोकस। म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करने से फोकस बेटर हो रहा है, फोकस या फिर कुछ मेजरेबल हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं कि कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा है या कितने पेजेस रीड करे हैं और मार्क्स कितने आए हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा म्यूजिक, जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो एक ग्रुप में हम म्यूजिक रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे। तो एक ग्रुप ठीक में है, हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल। ग्रुप किया आपने, आपने एक से, ठीक है, वो हम बात करेंगे जब हम उस, जब हमारी आएगा, जब हम उस पे आएंगे, क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन पे। और तो ठीक है, आपने ठीक बताया। किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया क्या कहा इन्होंने? नहीं, अगर है तो, नहीं समझ में आया तो मेरे से बताओ, मैं बताऊंगा। She was right, sir. Understood. हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या तीन तरह का हो सकता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने दिखाया है ना, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ एंड टेबल्स मैंने आपको बताया। समरी स्टैट, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा समरी स्टैट में आ जाता है। यहाँ पे क्या आ गया, जैसे मैंने वो सैंपल का बनाया था, या ग्राफ्स बना दिए, या पाई चार्ट बनाया था, ऑल दोस थिंग। तीन तरीके से याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड समरी स्टैट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब रिकॉल ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टर दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब वेरिएबल का मतलब यही है, वेरिएबल को हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, वेरिएबल ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज हो सकती है। अगर इंडिपेंडेंट किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चेंजेस नोटिस कर सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि लाइक एनीथिंग दैट वेरीज, दैट इज वेरिएबल। Which causes an effect. हाँ, उसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं, या वो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे इन्होंने बताया, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं और इसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो चेंजेस होंगे उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो दोनों चीजें आती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज समरी ऑफ ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ variables, both types and tokens, each instance, है ना, each value. तो it describe distribution of variables is a summary of all different variables. तो distribution मतलब कैसे distributed है variable, कितना एक दूसरे से दूर है, पास है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो सारी चीजें आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड देन representing a distribution.
Often it is helpful to visually represent distribution in various form. अब distribution में क्या है कि आपके पास let's say ये आपके पास क्या कहते हैं दिया हुआ है, ये है आपका IQ और ये है एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक। अब हमने क्या किया कि क्या देखा कि जिनका अचीवमेंट कम है उनका IQ भी कम है, लेट्स से हम ये मान के चल रहे हैं, तो क्या कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये IQ की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 ऐसे कह सकते हैं, ये 1 2 3 4 ये अचीवमेंट का है। तो अब हमें ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, ये एक छोटा ग्राफ बनेगा, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा बना, तो यानी जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर IQ भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स। तो अब ग्राफ्स में भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये यानी कि कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस। तो अब कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस इसी को हम यहाँ पे भी देखेंगे। एंड देन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसीज हमारी आ जाती है, जैसे मैंने बोला था कि 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और मुझे ये देखना है किसका, तो फ्रीक्वेंसी किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है स्कोर। तो अब मतलब ये 3 स्कोर्स आ रहे हैं, तो सपोज इसमें से 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका 50 स्कोर्स है, तो ये 5 क्या है, ये 50 स्कोर की फ्रीक्वेंसी हो गई। उसी तरह से 70 के सपोज 3 हैं, तो ये 70 की फ्रीक्वेंसी हो गई, और 2 हैं इसमें 60 के, तो 60 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब हमने क्या किया, 0 to 100, अब क्या करिए 0 यहाँ पे लिख लिया, 50 60 एंड 70 ये हमारे स्कोर्स हो गए। और यहाँ पे कितने, ये 50 के आपके पास इतने हैं, 60 के इतने हैं, 70 के इतने, ये ग्राफ बना दिया आपने। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज लाइक वी यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी के हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे देखेंगे। Often it is helpful to visually represent distribution in various ways, है ना। ये क्या क्या वेज है, ये जो हमने बात की उन्हीं। कंटिन्यूअस वेरिएबल, अब कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर आप इसमें देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे 50 to 54 वाला कितने हैं, 1 है। 55 to 59 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 56 दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। 60 to 64 की फ्रीक्वेंसी इतनी। इसी तरह से हमने ये सारे के सारे प्लॉट कर लिए 50 to 100 का। अब ये जो भी स्कोर है ये एग्जाम स्कोर्स हैं, है ना। और ये जो भी स्कोर्स दिए हुए हैं कि मे बी ये आई थिंक ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो ये फ्रीक्वेंसी और एग्जाम स्कोर्स हो गए। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने में फायदे भी कई सारे हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है हमारा, आप ये देखो, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है कि बीच में सबसे ज्यादा स्कोर है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है आपने? यस सर। है ना। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या कहते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है +-2 सिग्मा के बीच में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटीज कर्व है हमारा। सो अब ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि ये हमारा जो है डेटा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा डेटा क्या है, दिस डेटा इज क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो, लेकिन आपको विजुअल एक देता है, आपको एक विजुअल इंपैक्ट देता है, विजुअल क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देता है चीजों के। तो ये इस तरीके से आपको देखा है। तो दैट इज ए कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज कैटेगोरिकल? आप में से कोई बताना चाहेगा? यस सर, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जैसे एज है और टाइम है, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके, है ना। पॉइंट्स में भी हो सकती है, जैसे है हाइट है जैसे आपने बताया, तो हो सकता है 5 feet 5 इंच।
तो दोनों हो सकता है। अब ये 5 फीट 5.52 इंच ये भी हो सकता है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस, ठीक बोला आपने। और कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल क्या होगा? मे बी किसी फिक्स नंबर को लेके जो कैटेगोरिकल हो गया जैसे मेल फीमेल। हम्म अब इसको आप फिक्स डिवाइड और लिमिटेड, फर्दर मेल डिवाइड नहीं फीमेल। कर सकते हाँ, ना कैटेगरीज। तो यस ये यस। इसको कैटेगोरिकल बोलते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल जैसे ही देखो यहाँ पे आ गया, मिसिंग, स्मिथ, डो, कटिंग, है ना। तो ये काउंट कितना है, तो वो सारी चीज यहाँ पे दी। जैसे अब यहाँ पे डाल दे मेल, फीमेल, मैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल, कितने कितने सैंपल है, क्या है वो यहाँ पे कैटेगरीज में आ गया। या लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, हाई सोशियो मिडिल, अपर मिडिल क्लास। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो इसको हम कैटेगोरिकल क्या कहते हैं, वो बोलते हैं। तो इसको आप पाई डायग्राम से भी बना के, आपको रिसर्च भी करना होगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और आप इसको क्या कहते हैं, चाहे बार डायग्राम में बना लें या पाई डायग्राम में बना लें, दैट इज अप टू यू। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था। अब 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2, परसेंटेज कितना है 7.7, है ना। में 26 है, 26 का कितना परसेंट हुआ वो निकाला हमने, यहाँ लिख दिया। वैलिड परसेंटेज 7.7, क्यूमुलेटिव परसेंट, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है 7.7, फिर 7.7 प्लस 11.5 यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, लास्ट में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल समझ में आ गई कि जैसे 1 to 9 की 9 है कुछ, है ना। तो 1 पे कितना है, 2 लोग, टू फ्रीक्वेंसी, 3 का 2 का 3, 3 का 3, 4 का 5, 5 की 4 फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल इतनी है, यहाँ पे आ रही है। और इसका परसेंटेज हमने निकाल लिया, ये 100 है। इनको सबको प्लस करेंगे परसेंटेज का, तो डेफिनेटली 100 ही हो जाएगा। और इनकी क्यूमुलेटिव का भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी 100 हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, सारा आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आया समझ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखो, बार ग्राफ इस तरीके से हम बनाते हैं, है ना। ये जो बार ग्राफ है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है कि किस तरीके से रिजल्ट्स आए, है ना। कि ये है फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियर, ठीक है, जो भी है। तो अब ये डार्क सिचुएशन में किया गया तो ऐसा आया, उसमें किए गए क्या कहते हैं, लाइट में किया गया तो इस तरह का आया। ये सारी चीजें दी हैं। तो ये बार डायग्राम कुछ इसी तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, अगेन एजुकेशन दिखा ली, 8 तक एजुकेट जो लोग हैं सैंपल में, वो 8 तक वाले ये हैं। एंड ये आर्ट साइंस कॉलेज मेजर, ये 10 फ्रीक्वेंसी है उनकी। एंड बिजनेस जो कर रहे हैं वो, इनकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम में आपको दिखता है। एंड देन लाइन होता है, पॉलीगॉन या लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आपने क्या किया, 2.4 के 1 है, 2.5 का 1 है ना, 2.6 का फिर 1 है, 2.7 का 1 है, 2.8 का 2 है, 2.9 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस तरह से सारी यहाँ पे डॉट लगाते जाते हैं इसके हिसाब से 5 के सामने। और ये जैसे बार डायग्राम हमने बनाया था, यहाँ पे बस क्या कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं लाइंस को, ये आपका लाइन चार्ट बन जाता है, लाइन ग्राफ बन जाता है। ठीक है, सिंपल है, आ रहा है समझ में, आया, क्लियर हुआ नहीं? यस सर। और यहाँ पे भी देखो सेम उसी तरीके से ये दिखा रहा है कि इस तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलो। सर बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है सर? उसमें बार्स बनाते हैं बस, उसमें इस तरीके तो से सर बार। हिस्टोग्राफ में भी तो हमने बार ही दिखाया ना सर, चार्ट में तो बार ही आया, उसमें भी हिस्टोग्राम वाले। हाँ नहीं, एक ही चीज होती है। कहाँ बताया तो ना पीछे हमने, कहा ये देखो ना,
हाँ सर, ये हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम और क्या? हाँ हिस्टोग्राम है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल का दिखाया है यहाँ पे, है ना, ओके। है ना, वहाँ पे उसका दिखाया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या कहते हैं, इसमें वैल्यूज का दिखाया हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं, है ओके। ना। ये जो ये कैटेगरी हम्म पहले भी दिखाया, रिपीट हुआ है, पहले भी दिखकर ये है कैटेगोरिकल का ही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक अब है। आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स एंड टेबल्स। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, लेट्स प्लॉट क्लास डेटा, मतलब ये उसके लिए है, इसको छोड़ देते हैं। तो चलो अब ये देखते हैं हम, एक थ्योरम होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। The larger the sample size, the closer a distribution will approximate the normal distribution. तो normal distribution हमारा क्या है, ये है, यही तो होता है normal distribution, ठीक है। तो अब जितना बड़ा सैंपल होगा उतना बेहतर रिप्रेजेंट करेगा। आप देखो ये 20 का सैंपल है, ऐसे दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये 50 का है, इस तरीके से दिख रहा है, ये 100 का है, ये इस तरह। अब 500 वाले को देखो, 100 वाला थोड़ा बेटर हुआ, है ना, कहीं कहीं पे, लेकिन अगर आप 500 वाले को देखोगे वो ज्यादा बेहतर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट मतलब सेंटर में सबसे ज्यादा होता है, तो लार्जर द सैंपल एंड क्लोजर ए डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना बड़ा सैंपल उतना बेहतर रिप्रेजेंटेशन, यही बात की थी हमने सैंपलिंग में, वही चीज यहाँ पे लागू होती थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स टेकन एट रैंडम फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन विल टेंड टू फॉर्म ए नॉर्मल कर्व। तो यूजुअली बड़ा सा सैंपल अगर आप लोगे तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस। है? अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी के इसके डिफरेंट जो शेप्स हैं वो हम बाद में करेंगे। तो यूजुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बोला, आपने देखा इस तरह से, और सारी स्टेट इसी पे, इन्फ्लुएंशियल स्टेट इसी पे डिपेंडेंट है, इस तरह से है। तो मेन क्या है, ये डिवाइडेड होता है +-1 लाइक 3 सिग्मा के बीच में। तो ये यहाँ पे 1 होता है, 2 3 ऐसे +-3 सिग्मा के बेस पे डिवाइडेड होता है। अब यहाँ क्या होता है, मैं यहाँ से लेके इतने से +-1 में आपका जो आता है वो कितने लोग आ जाते हैं, 68%। +-2 में आपके आ जाते हैं 95%। +-3 में आपके 99% लोग आ जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं। और इसमें से भी 50% इस तरफ है, 99 के इधर है, उसी तरह 68 में 34 इधर है, 34 इधर है, उसी तरह से 95 में ये यहाँ पे 34 है, ये 13.5 13.5 है, बचे हुए दोनों इधर आधे आधे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि तो इसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सारी की सारी स्टैट इसी पे बेस्ड है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी जो करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल हम लेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया है, बॉडी टेम्परेचर अगर हम निकालें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर आएगा लोगों का मैक्सिमम नॉर्मल रेंज में। कुछ लोगों का थोड़ा सा ज्यादा साइड में आएगा, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा साइड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। शू साइजेस, डायमीटर्स ऑफ द ट्री, वेट, हाइट, सारी चीजों को अगर हम देखें तो इसी तरह से इंटेलिजेंस, सारी चीजें इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो हमारा सैंपल अगर रिप्रेजेंटेटिव होना है तो क्या कहते हैं, तो क्या होना चाहिए, उसे प्रोबेबिलिटीज जो कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। अब वो कैसे है, बड़ा सैंपल ज्यादा अच्छे से फॉलो होगा, रैंडम सैंपलिंग ज्यादा बेहतर फॉलो करेगी, और बड़ा जैसे सैंपल मैंने पीछे भी आपने देखा कि कैसे वो फॉलो करता है, तो सारी करेक्टरिस्टिक इसी तरह से फॉलो करती हैं। तो अगर हम अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन बार डायग्राम या लाइन डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह का सेम, जैसे आप देख रहे थे ना इधर बन के आ रहा था, ये सारी चीजें यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ 100% नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से जो भी डेटा हमारा बेहतर तरीके से फॉलो करता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, हमारा जो सैंपल, उसको हम एक बेहतर सैंपल माना जाता है।